हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन से अपनी क्लास नहीं हुई थी, स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। आज मैं फ़िलहाल थोड़ा बहुत स्वस्थ हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर से राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में अपन देख रहे थे। और राजस्थान की राज व्यवस्था के अंदर अपन ने क्या देखा था, राज्यपाल देख चुके थे। आज बात करेंगे अपन मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में अपन रिवीजन के रूप में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। सबसे पहले बात की जाए ना, तो देखो यहाँ पर नाम आ जाता है संसदीय संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें से राज्य की कार्यपालिका के 2 प्रधान आपको देखने को मिल जाते हैं। एक तरफ तो आता जाता है राज्यपाल, जो अपन देख चुके हैं। दूसरा अपन बात करेंगे मुख्यमंत्री, जो अपन पढ़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री। इधर बात करें अपन राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल क्या होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, या फिर बोल सकते हो नाम मात्र का प्रधान होता है, या फिर विधिक प्रधान भी इसको कह सकते हो। बात करें अपन मुख्यमंत्री के बारे में, तो मुख्यमंत्री शासन का प्रधान होता है। क्या होता है, शासन का प्रधान होता है। ठीक है। दूसरा बात करें तो ये वास्तविक प्रधान माना जाता है, या फिर तथ्य प्रधान भी इसको कहा जाता है। इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अब बात की जाए मंत्रिपरिषद से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनके बारे में, तो आर्टिकल 163 आता है। 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। ये 163 में बताया गया है। किस में बताया गया है, 163 में बताया गया है कि जो राज्यपाल होगा ना, राज्यपाल है, इस राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगी। ये आर्टिकल 163 में बताया गया है। तो आर्टिकल 163 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद से संबंधित अन्य जो प्रावधान होते हैं उनके बारे में। एक चीज़ और अपन देखते हैं, आर्टिकल 163(1) में बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 163(1) क्या कहता है कि संविधान के अनुसार जहाँ राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करता है, उसके अलावा अन्य कार्यों से में क्या होता है, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, फिर प्रधान होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। और बात की जाए आर्टिकल 163(1) के बारे में, तो इसमें से क्या होता है कि संविधान के अनुसार जब भी राज्यपाल होता है ना, वो संघ सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करेगा। तब क्या करेगा, राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि अपने विवेक से कार्य करेगा। लेकिन जब राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक जो प्रधान के रूप में कार्य करेगा ना, तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद बोल सकते हो, जिसका मुख्यमंत्री हो, प्रधान जो मुख्यमंत्री होता है या फिर जो मंत्रिपरिषद होता है, उनकी सलाह से सहायता करेगा। ठीक है। एक चीज़ अपन और पढ़ते हैं, देखो 44वां संविधान संशोधन, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो 44वां जो संविधान संशोधन होता है वो कब होता है, 1978 में होता है। 1978 में ये क्या प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति है ना, वो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन जो राज्यपाल होगा ना, वो राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद को दी गई सलाह पुनर्विचार के भेजने के संबंध में कोई भी संवैधानिक प्रावधान आपको भारतीय संविधान में देखने को नहीं मिलता है। एक चीज़ समझ में आई, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। इसमें क्या बताया जाता है कि जो राष्ट्रपति होगा, इस राष्ट्रपति को क्या करता है, जब मंत्रिपरिषद को जो सलाह दी जाती है ना, मंत्रिपरिषद जो सलाह दी जाती है उसके लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन राज्यपाल नहीं भेज सकता, नहीं भेज भी सकता, नहीं भी भेज सकता। इसके बारे में कोई प्रावधान आपको पास में देखने को नहीं मिलता है। आर्टिकल 163(2) में बात करते हैं। आर्टिकल 163(2) क्या कहता है, आर्टिकल 163(2) ये कहता है कि संविधान के अनुसार जहाँ जहाँ राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करता है ना, वहाँ वहाँ राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल अपना निर्णय अंतिम होगा राज्यपाल का, और राज्यपाल द्वारा लिए गए जो निर्णय होंगे
उन निर्णयों को किसी भी न्यायालय के अंदर से आप चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपने दो चीज़ पढ़ी, आर्टिकल 163 एक पढ़ा और आर्टिकल 163 दो पढ़ा। इन दोनों चीज़ों में आपने क्या देखा, इन दोनों चीज़ों में समानता ये निकल कर आई कि इसमें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का संवैधानिक आधार दिखाई देता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 163(3). आर्टिकल 163(3) क्या कहता है? 163(3) ये कहता है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, ये कहता है। ठीक है, आगे बात करें अपन, देखो तो ये दो चीज़ निकल कर आती हैं, आर्टिकल 163(2) और आर्टिकल 163(3). 2 और 3 ये कहता है कि इन दोनों का जब आप विश्लेषण करते हो ना, इससे स्पष्ट ये होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत की पालना यहाँ पर की जाएगी। आगे बात करें, देखो अपन नेक्स्ट आ जाता है 164(1) आता है। आर्टिकल 164(1) क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, लिख सकते हो यहाँ पर सीएम की नियुक्ति। सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ये आपको पता ही है। बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को बनाया जाता है सीएम। और बात करें जितने भी मंत्री होते हैं उन मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति ये भी कौन करेगा? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सलाह किससे लेगा? मुख्यमंत्री से लेगा। ठीक है, और वह मंत्री अपने पद पर जब तक रह सकते हैं जब तक राज्यपाल चाहे, या फिर यह आपको देखने को मिल जाता है जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद पर धारण करते रहेंगे। आगे बात करें, देखो अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। आर्टिकल 164(1) में बारे में बात करते हैं तो भारत में जो है ना, भारत में संघ और राज्य स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कैसी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इससे क्या होता है कि राज्यपाल होगा वो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, लेकिन विधानसभा में किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहुमत नहीं हो तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। उसे विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल भी सकता है। लेकिन अगर क्या हो कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक दशा में मुख्यमंत्री की सलाह से ही करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता, क्योंकि मंत्री कभी भी वो होते क्योंकि जो मंत्री होते हैं उनको कभी भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर पदमुक्त या फिर बर्खास्त कर सकता है। इससे ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखना। आगे बात करें अपन, इसी के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो 164(1) में एक चीज़ और अपन बात करते हैं। जब आप जाते हो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने छोड़ो मध्य प्रदेश आ जाता है। एक तो मध्य प्रदेश, एक झारखंड, एक छत्तीसगढ़ आ जाता है, एक उड़ीसा के अंदर से क्या है, अनुसूचित जनजाति का एक भार साधक मंत्री होता है, जो अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करेगा। ये अपने राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्रों के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं, एक संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। 2003 में क्या संशोधन हुआ था तो उसके बारे में बात करें तो उसका नाम आ जाता है 51वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें क्या था इसी के बारे में बात करें तो इसको दो भागों में बांट कर अपन पढ़ेंगे। एक तो 164(1) है, आई बोल सकते हो या फिर 1A बोल सकते हो। दूसरा बात करें तो दूसरा नाम आ जाता है 164(IB) बोल सकते हो। वैसे देखा जाए तो इसको 1 ही बोला जाता है, ये भी याद रखना। क्या बोला जाता है? 1 ही बोला जाता है। अब इन दोनों में क्या क्या था वो बात करते हैं। 1A के बारे में अपन चर्चा करें तो राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित होगा। ये आर्टिकल 164 में बताया गया था जब 51वां संविधान संशोधन होता है 2003 के अंदर से बखान किया गया था। आगे बात करें तो राज्य की मंत्रिपरिषद में कुल मंत्री जो राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री को भी शामिल करते हुए। साथ ही बात करें तो लेकिन राज्य की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम मंत्रियों की जो संख्या होगी वो 12 होगी, जिसमें से मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकता है। आगे बात करें तो राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है।
ठीक है, तो इसलिए राजस्थान में अधिकतम जो है वो 30 सदस्य मंत्री हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 30 मंत्री हो सकते हैं, 30 मंत्री। और साथ में मुख्यमंत्री सीएम सहित भी मान सकते हो। ये टोटल याद रखना, कितने मंत्री हो सकते हैं? मैक्सिमम 30 हो सकते हैं। आगे बात करते हैं 164 1B के बारे में अपन चर्चा करें। 1B क्या कहता है कि यदि किसी भी विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य बता दिया गया हो तो वह व्यक्ति मंत्री पद जो पद के लिए वो माना क्या जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 164 1A और 164 1B समझ में आ गया होगा। ये दोनों के दोनों जो 51वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें बताया गया था। आगे बात करते हैं 164 2 में बात करते हैं। 164 2 क्या कहता है? 164 2 ये कहता है कि राज्य के मंत्री परिषद होंगे वो सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होंगे? उन्हीं के बारे में बात करें अपन। देखो, क्योंकि विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व सदन होता है, इसलिए वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब एक चीज़ और याद रखना, जैसे मैं उत्तरदायी शब्द बोल रहा हूँ तो उत्तरदायी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने जब आप पढ़ते हो भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। जब राजस्थान में बारे में पढ़ते हो तो हम राजस्थान के लोग हैं, वोट के माध्यम से क्या करते हैं? वो जनप्रतिनिधित्व को चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं, इसीलिए उनके लिए वो उत्तरदायी माने जाते हैं। आगे बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर लिखो सामूहिक उत्तरदायित्व, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ लिख सकते हो आप। इसका अर्थ क्या होता है? देखो कि सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ ये होता है कि राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा सभी निर्णय सामूहिक लिए जाएंगे तथा कोई भी मंत्री या फिर मंत्रिपरिषद का निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के विरोध में नहीं कर सकता। दूसरी बात करें तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव एक मंत्री के विरुद्ध नहीं, जो पूरी मंत्रिपरिषद है उसके विरुद्ध लाया जाता है। बाद में बात करें तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्री जो परिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, एक मंत्री को त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। सीधी सी बात है, अगर मंत्री पर जो मंत्रिमंडल है वो मंत्री परिषद है वो एक मंत्री नहीं बर्खास्त होगा, वो सारे मंत्री बर्खास्त हो जाएंगे, मतलब सारा मंत्री परिषद ही टूट जाएगा। सीधी सी बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। एक छोटा सा ये घड़ा है, इस घड़े के अंदर से आपने पानी भर रखा है, ठीक है। इस पानी के अंदर से सपोज करो यहाँ से एक छेद हो जाता है, ये छेद यहाँ से निकल जाने के बाद में पानी सारा का सारा बिखर जाता है। तो वैसा ही आ जाता है, यहाँ पर क्या बैठे हैं? बहुत सारे वो बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं या फिर मंत्री परिषद है। इस मंत्री परिषद के अंदर से अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, ये पास हो जाता है। पास हो जाने के बाद में पानी की तरह सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। तो ये सारा का सारा जो कंप्लीट है मंत्री परिषद है ये भंग हो जाएगी। आगे बात करते हैं एक और आर्टिकल 164(3) के बारे में। आर्टिकल 164(3) क्या कहता है कि राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों को संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेखित पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, क्या कहता है कि राज्यपाल होता है वो मंत्रियों को शपथ दिलाता है और गोपनीय तरीके से शपथ दिलाता है। आगे बात करते हैं 164(4) के बारे में। 164(4) क्या कहता है? देखो, मैं ज़्यादा लिखा नहीं रहा क्योंकि अपने को रिवीजन करना है जल्दी जल्दी। अपने पास में समय बहुत कम है क्योंकि 16 तारीख को आपकी एग्जाम है, उससे पहले अपने को बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन करना है। इसलिए आपका काम क्या करना है, जो क्लास चल रही है उसको आपको सुनना है आराम से। आपका जो मेन जो टॉपिक है उन्हीं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो आर्टिकल 164 4 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं की जा सकती, लेकिन प्रत्येक दशा में उस मंत्री को 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल में सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, जो भारत का संविधान अपन पढ़ते हैं तो भारत के संविधान के अंदर से मंत्री पर जो पद होगा ना उसके लिए योग्य कोई भी योग्यता का उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसीलिए मंत्री को विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य बताया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में थोड़ा सा अपन। देखो,
राजस्थान में जो 3 हैं वो तो 30 है। 30 कितने आते हैं, देखो ये रहे 30, ये थे 30 तो क्या है, राज्य मंत्री परिषद है, राज्य की मंत्री परिषद। ठीक है। बात करें इनके बाहर कितने आ जाते हैं, 200। ये टोटल आ जाते हैं राजस्थान की राज्य विधानसभा में। ठीक है। आगे बात करते हैं किसके बारे में, 164 हो गया, 165 और पढ़ लेते हैं। 165 क्या कहता है, 165 नहीं, 165 से पहले अपन 164 4 पढ़ लिया, 164 5वां पढ़ते हैं। 164 5 क्या कहता है कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों का जो निर्धारण होगा वो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ गाइस। आगे बात करते हैं एक और अनुच्छेद, कौन सा, 177। अनुच्छेद 177 क्या कहता है कि मंत्रियों और महाधिवक्ता का राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 2 अधिकार आपको देखने को मिलेंगे। पहला अधिकार बात करें तो मंत्री होंगे वो राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्यों में भाग ले सकते हैं तथा दोनों सदनों में बोल सकते हैं, लेकिन मंत्री को उसी सदन में वोट देने का अधिकार होगा जिसका वह सदस्य होगा। दूसरा बात करते हैं, सेकंड आ जाता है कि महाधिवक्ता है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है और किसी भी सदन में बोल सकता है, लेकिन महाधिवक्ता होगा वो किसी भी सदन में मत या फिर वोट देने का अधिकार नहीं होता इनके पास में। ठीक है, किसके पास में नहीं होता, महाधिवक्ता के पास में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि महाधिवक्ता राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं होता, इसलिए उनको अधिकार नहीं होता है वोट देने का। ठीक है। अब बात करते हैं मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकारों के बारे में अपन चर्चा करें तो संविधान में मंत्रियों का जो वर्गीकरण है वो नहीं किया गया, ये भी चीज़ याद रखना। लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रकार से मंत्रियों का वर्गीकरण किया जाता है। अलग अलग मंत्री को अलग अलग विभाग दे दिया जाता है। कार्य को सरल बनाने के लिए उनका विभागों का बंटवारा किया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान जब आप पढ़ते हो तो उसमें बखान नहीं किया गया कि किस मंत्री को क्या क्या वगैरह वगैरह, वो ठीक है, मतलब कि सरल चीज़ बनाने के लिए उनको विभागों का बंटवारा किया जाता है। पहला अपन बात करते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं यह मंत्री अपने विभागों के प्रमुख होते हैं और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट मंत्री द्वारा लिए जाते हैं और कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं, ये भी याद रखना। दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है, राज्य मंत्री आता है। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री का सहयोग करते हैं। ये किसी भी विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं है और उस विभाग में राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री कहा जाता है। और तीसरा आ जाता है कौन सा, उपमंत्री। कौन सा आता है, उपमंत्री आता है। यह तीसरी श्रेणी का मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का सहयोग करता है, अर्थात एक त्रिभुज की तरह काम करते हैं। त्रिभुज में देखो अपन सबसे पहले बात करेंगे, इस डायग्राम से ज़्यादा समझोगे आप। यहाँ पर जो बैठा रहता है ना उसका नाम है कौन, कैबिनेट मंत्री। इसके नीचे जो बैठा रहता है यहाँ पर उसका नाम रहता है राज्य मंत्री, और इधर जो नीचे नीचे बैठा रहता है उसको बोलते हैं उपमंत्री कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ गाइस। आगे बात करते हैं राजस्थान की कार्यविधि नियमों के अनुसार कार्य का जो आवंटन है फिर कार्य का जो बंटवारा है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें तो शासन कार्य नियमावली के नियम 5 के अनुसार अपन पढ़ते हैं तो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों के माध्यम से एक से अधिक विभागों में से सरकार के कार्यों का आवंटन करता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो किसी भी मंत्री के साथ में संबंधित राज्य मंत्री उपमंत्री को मुख्यमंत्री के अनुमोदन से विभागीय कार्य का आवंटन संबंधित मंत्री होता है। स्वतंत्र प्रभार युक्त राज्य मंत्री उप मुख्यमंत्री की बात करें या फिर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से संबंधित उप मुख्यमंत्री का विभागीय कार्यों का भी आवंटन या फिर बंटवारा करता है। ठीक है। आगे बात करें तो मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई समस्त सलाहों तथा इन नियमों के अनुसार राज्यपाल के नाम से जारी किए गए समस्त कार्यपालिका आदेशों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब बात करते हैं संसदीय सचिव के बारे में। किसके बारे में,
संसदीय सचिव। संसदीय सचिव के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ये विधानमंडल के सदस्य होते हैं और ये मुख्यमंत्री के सदस्य नहीं होते हैं, याद रखना। पहली बात यहाँ पर समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं तो ये मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तीसरी बात करें अपन तो ये विधानसभा में सरकार की विभिन्न गतिविधियों में सहयोग करते हैं। संसदीय सचिव की नियुक्ति और शपथ मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है, याद रखना। शपथ और जो है नियुक्ति होती है वो कौन करेगा, मुख्यमंत्री सीएम करेगा संसदीय सचिव की, ये भी याद रखना। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के अंदर से 1967 के बारे में बात करें तो 1967 में जो चौथी विधानसभा में थी ना, उसके अंदर से संसदीय सचिव की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, 1967 में प्रारंभ किया गया था। सीएम कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के समय मुख्य संसदीय सचिव का जो पद है वो लिया गया था, इस अवधारणा को अपनाया गया था। ठीक है, 1967 के अंदर से। आगे बात करते हैं, एक नाम और आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम आ जाता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट। इस किचन कैबिनेट के बारे में अपन चर्चा करें ना गाइज, तो बात करें किचन कैबिनेट के बारे में तो ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं होती है। ये क्या है, अनौपचारिक समूह होता है जिसके अंदर से जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने विश्वास पात्र लोगों को इसके अंदर से शामिल करता है। और इस किचन कैबिनेट के अंदर से मंत्री और गैर मंत्री दोनों लोग शामिल हो सकते हैं। किचन कैबिनेट के मंत्री मुख्यमंत्री को विभिन्न प्रकार की शासन प्रशासन के निर्णय लेने में सहयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट नाम आ जाता है कौन सा, नाम यहाँ पर लिखो, छाया मंत्री मंडल। छाया मंत्रिमंडल के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, यह मंत्रिमंडल सरकार के समानांतर विपक्ष पार्टी द्वारा बनाया जाता है। और इसके अंदर से क्या होता है कि छाया मंत्रिमंडल की सहायता से विपक्ष सरकार के कार्यों की निगरानी करती है एवं सरकार पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। ठीक है, और इसकी सहायता से क्या होता है, इसकी सहायता से विपक्ष के नेताओं में विशेषज्ञता का गुण विकसित किया जा सकता है, जिसका उपयोग विपक्ष जब सत्ता में आता है ना तो इसका प्रयोग उसमें यूज में लेता है। और इस छाया मंत्रिमंडल का उपयोग सबसे पहले कब किया जाता है, उसी के बारे में बात करें तो 13वीं विधानसभा थी ना, 2008 और 2013 के समय, जिस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उस समय विपक्ष के नेता थे, छाया मंत्रिमंडल की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था, याद रखना। आगे बात करते हैं अपन राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में। ठीक है, नियुक्ति आपको पता ही है कौन करता है कौन नहीं करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल किसकी करेगा नियुक्ति, राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है। बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को बनाया जाता है, याद रखना। अब मुख्यमंत्री पद की योग्यता क्या क्या हो सकती है, बात करें तो संविधान में मुख्यमंत्री पद की योग्यता का कहीं पर आपको उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, ये बात कही गई है। जो अपन आर्टिकल कौन सा 164(4) पढ़ते हैं ना, 164(4) में के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता तो उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन बात करें उसको 6 माह के भीतर क्या करना चाहिए, राज्य विधानमंडल के सदस्यता है उसको ग्रहण करनी होनी चाहिए। तो ये छोटी मोटी विशेषताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो 3-4 नाम आते हैं, उन्हीं के बारे में बात करें। 4 लोग आते हैं। 1977 में भैरव सिंह शेखावत नाम आता है, 1980 में जगन्नाथ पहाड़िया आते हैं, फिर 1989 में आते हैं, 1989 के अंदर से हरदेव जोशी आते हैं और 1998 में अशोक गहलोत आते हैं। ये 4 लोग थे जो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। और बात करते हैं तो आर्टिकल 167 अपन पढ़ते हैं। कौन सा 167 क्या कहता है, 167 ये कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, कौन सा 167 बताया गया है। अब कौन कौन से आते हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए विधायी और प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में राज्यपाल को जानकारी देना। दूसरा बात करें,
यदि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री से राज्य में विधायी एवं प्रशासनिक मामलों के संबंध में सूचना मांगी जाए तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाएगा। तीसरी बात यह जाती है कि यदि किसी मंत्री द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो तथा मंत्री इस विषय में मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुति नहीं किया हो तो राज्यपाल इसके कहने पर मुख्यमंत्री इस विषय को क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ऐसा करना मुख्यमंत्री का है। आगे बात करें तो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कुछ पदभार होते हैं, जैसे नीति आयोग का सदस्य होता है। दूसरा बात करें तो राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होता है और विधानसभा का नेता होता है, अरावली बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है। ये कुछ अतिरिक्त भार होते हैं किसके, मुख्यमंत्री के। याद रखना मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की दूरी के रूप में कार्य करता है, वो अपन बात करते हैं। देखो किस प्रकार से काम करें तो मंत्रियों के बीच में विभागों का जो बंटवारा करने का काम करता है वो भी मुख्यमंत्री करता है। जैसे अलग अलग मंत्री को अलग अलग, जैसे ये विभाग उसको दे दिया गया, ये विभाग उसको दे दिया गया, ये बंटवारा कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। दूसरी बात करें तो मंत्रियों के बीच में जो समन्वय का कार्य करेगा ना, वो भी मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री कहता है कि भाई मिलजुल के काम कर लो वगैरह वगैरह, तो वो सारा का सारा काम मुख्यमंत्री को देखना पड़ता है। मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता करता है ना, वो मुख्यमंत्री करता है। यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे अथवा मुख्यमंत्री की आकस्मिक निधन या फिर मृत्यु हो जाए ना, तो पूरी की पूरी जो है ना मंत्रिपरिषद है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में। देखो सबसे पहला नाम आ जाता है हीरालाल शास्त्री का। हीरालाल शास्त्री, तो हीरालाल शास्त्री के बारे में बात करें तो ये वनस्थली विद्यापीठ टोंक की स्थापना की थी इनके द्वारा। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं जयपुर रियासत से। याद रखना 1948 में जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री भी बने थे प्रजामंडल आंदोलन के समय, और 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना पर प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत हुए थे। ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं, याद रखना। पहली बात हो गई। दूसरा बात करते हैं, नाम आ जाता है CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी के बारे में बात करें तो हीरालाल शास्त्री के त्यागपत्र के बाद में जब ये राज्य के अंदर से क्या होता है, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है, तो प्रशासनिक अधिकारी CS वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया जाता है। इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो इनके कार्यकाल में मंत्रिमंडल से प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया था। यह राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राजस्थान के क्या नहीं थे, निवासी नहीं थे। ठीक है, यह बीकानेर और जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। यह राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड के सचिव भी रहे थे, ये भी याद रखना। यह राष्ट्रपति राजेंद्र राठौड़ के भी सचिव भी रहे हैं। इनको कनाडा का राजदूत भी बनाया गया था CS वेंकटाचारी को 1921 में। और बात करें तो 1921 में जो जन आधारित जनगणना हुई थी ना, उनमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था CS वेंकटाचारी का। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल के बारे में बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के 1952 में आम चुनाव पर इन्होंने क्या किया, अपनी 2 सीटों जिसमें से जालोर होगी और जोधपुर से चुनाव हारने के कारण टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। 1952 में बात करें तो 1952 के आम चुनाव में टीकाराम पालीवाल 2 सीटों जिसमें से वहाँ पर निर्वाचित होते हैं, और राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री बनने के बाद में मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बने थे और लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। एक चीज़ और अपन याद रखना, हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के ऐसे नेता भी रहे हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी सरकारी आवास में नहीं रहते थे, ये याद रखना। आगे बात करते हैं जयनारायण व्यास के बारे में। ठीक है, जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास हैं वो मारवाड़ हितकारिणी सभा, जोधपुर प्रजामंडल यूथ लीग, मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक रहे तथा 1948 में जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने। ये लोकमान्य लोकनायक के नाम से भी प्रसिद्ध थे, ये याद रखना।
राज्य में मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव हार गए थे, याद रखना। आगे बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में बात करें तो सर्वाधिक लंबे समय तक का कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे थे। 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ इनके द्वारा ग्रहण की जाती है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी इनको कहा जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे हैं। 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था इनके समय, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां, इनके बारे में बात करें तो ये 1971 से 1973 के अंदर मुख्यमंत्री रहते हैं। राज्य के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखना। अलवर की तिजारा विधानसभा से सीट से विधायक बने थे। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इनका आकस्मिक निधन हो जाता है और इनका विवाह बात करें तो उषा मेहता से हुआ था, याद रखना। ये भी ज़्यादा कोई खास है नहीं। आगे बात करते हैं हरदेव जोशी। ठीक है, हरदेव जोशी के बारे में बात करें तो राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। 1973 से 77, 85 से 88 और 89 से लेकर 90 तक 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री शपथ इनके द्वारा ग्रहण की जाती है। और ये हरदेव जोशी जी हैं, ये असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, याद रखना। आगे बात करते हैं भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत साहब के बारे में चर्चा करें तो जो भैरों सिंह शेखावत हैं, ये प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। किस समय? ये सदस्य नहीं थे, ये भी याद रखना, राज्यसभा के, और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 3 बार राजस्थान के मंत्री पद की शपथ इनके द्वारा ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया, देखो मैं सारी डिटेल बता नहीं रहा क्योंकि समय आपके पास में बहुत कम है। आपको मेरे को दूसरे सब्जेक्ट पे करवाने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको करवा रहा हूँ। जिनको पॉलिटी ढंग से ज़्यादा एकदम डीप से पढ़नी है ना, तो EORO की जो सीरीज चल रही है उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसमें एकदम डीपली रूप से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ राजस्थान पॉलिटी। जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में बात करें तो दूसरे मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं जो राजस्थान, किस प्रकार से, जो एक क्या नहीं थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। राज्य के प्रथम एकमात्र दलित मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखना। लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य तथा केंद्रीय मंत्री ये रहे हैं। बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं और संपूर्ण राजस्थान में शराबबंदी है ना, वो इन्हीं के शासनकाल में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आ जाता है शिवचरण। शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर के बारे में बात करें तो इनका जो कार्यकाल 1981 से 1985, 1988 से 1989 के मध्य रहता है। 2 बार ये राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। असम के राज्यपाल रहे हैं, लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग राजस्थान के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, नाम आ जाता है हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के बारे में बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, मात्र 16 दिन। कितने दिन? 16 दिन। कुंभलगढ़ विधानसभा के से ये विधायक बने थे। राजस्थान का ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा का अध्यक्ष रहा है, याद रखना, और दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना। आगे बात करते हैं अशोक गहलोत के बारे में। नेक्स्ट कौन आते हैं? अशोक गहलोत आते हैं। तो बात करें अशोक गहलोत के बारे में, चौथे मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं जो क्या होते हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ इनके द्वारा ग्रहण की जाती है। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहता है। लोकसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं, इनके द्वारा पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे,
2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ इनके द्वारा ग्रहण की जाती है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी हैं, याद रखना। झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ठीक है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं। आगे बात करते हैं, वर्तमान नाम आता है भजनलाल शर्मा। ठीक है। भजनलाल शर्मा के बारे में बात करें तो राजस्थान के कौन से हैं? 14वें। ठीक है, 14वें मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली जाती है। शपथ इनको दिलाते हैं कलराज मिश्र। ठीक है। और बात करें तो राजस्थान में क्रमशः 26वें और व्यक्तिगत रूप से 14वें मुख्यमंत्री हैं, याद रखना। सांगानेर विधानसभा से निर्वाचित हैं, पहली बार विधायक बने हैं, भरतपुर के निवासी हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान में मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत सीएम। अब मनोनीत सीएम कौन कौन से हैं? 3 लोग आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? 3 नाम और याद रखना है। एक का नाम आ जाता है हीरालाल शास्त्री, दूसरा नाम आ जाता है CS वेंकटाचारी और तीसरे का नाम आ जाता है जयनारायण व्यास। आगे बात करते हैं सर्वाधिक जो कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप। नाम आ जाता है हीरालाल शास्त्री और दूसरे का लिखोगे CS वेंकटाचारी और तीसरे का लिखोगे जयनारायण व्यास। आगे बात करते हैं सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किन किन का है? 3 लोगों का है, याद रखना। कौन कौन से हैं? 2 और 3। सबसे पहले नाम आ जाता है मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। फिर आ जाते हैं अशोक गहलोत, अशोक गहलोत आते हैं। फिर आ जाते हैं भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत। ये 3 लोग हैं, याद रखना। एक से अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया हैं, इनके द्वारा 3 बार। हरदेव जोशी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार। जयनारायण व्यास बात करें तो 1 बार तो मनोनीत होते हैं, 1 बार निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार से वो 2 बार होते हैं। शिवचरण माथुर 2 बार, वसुंधरा राजे 2 बार आ जाते हैं। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं उसमें हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास आते हैं। और बात की जाए तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत, हरदेव जोशी और वसुंधरा राजे। एकमात्र याद रखना, एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, नाम आता है उनका भैरव सिंह शेखावत। और एकमात्र मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, उनका नाम आता है भैरव सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष और दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका नाम आ जाता है हीरालाल देवपुरा। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान राज्यसभा के सदस्य रहे हैं उनमें से 3 लोगों का नाम जरूर याद रखना, जयनारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है। और बात करें तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य भी रही हैं, 4-5 नाम आपको याद रखनी है। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत आ जाते हैं। राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे, उनका नाम आ जाता है जगन्नाथ पहाड़िया। इसी के साथ में आपका जो मुख्यमंत्री वाला जो टॉपिक है वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे बात करते हैं एक उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। इस पद का जो सृजन होता है वो राजनीतिक समायोजन के लिए किया जाता है। उप मुख्यमंत्री मंत्री के रूप में शपथ लेता है, याद रखना। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करें तो अब तक है ना, वो प्रथम विधानसभा में अब तक 7 उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। वो कौन कौन से होने के बारे में बात करते हैं। देखो, पहला आ जाता है किन को बनाया गया था? टीकाराम को, टीकाराम पालीवाल प्रथम थे, याद रखना है।
टीकाराम पालीवाल है प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं, और इस समय जो टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बने थे उस समय मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। दूसरा बात करते हैं, सेकंड नाम आ जाता है हरिशंकर, हरिशंकर भादड़ा, हरिशंकर भाबड़ा है, याद रखना है इनका नाम भाबड़ा। ये सर्वाधिक लंबी अवधि तक उप मुख्यमंत्री रहे थे, याद रखना। दूसरा बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आ जाता है, तीसरे नंबर का अपन बात करें तो नाम आ जाता है बनवारी लाल, बनवारी लाल बेरवा। ये उप मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखना। चौथा बात करते हैं कमला बेनीवाल, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल है राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है, राजस्थान की, याद रखना। राजस्थान सरकार के प्रथम महिला मंत्री भी हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए क्या? पांचवा और लिख लो। पांचवे का नाम आ जाता है सचिन पायलट। ठीक है, सचिन पायलट। ये भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं जब इनका मतलब मुख्यमंत्री थे किसके समय, अशोक गहलोत के समय। अभी वर्तमान में बात करें तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 6 और 7वां, याद रखना। एक का नाम आ जाता है दिया कुमारी और दूसरे का नाम आ जाता है प्रेमचंद बेरवा। ये दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भजनलाल सरकार के अंदर से। ठीक है गाइज, इसी के साथ में आपका जो टॉपिक है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद वाला टॉपिक, उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है गाइज। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ फाइल वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।